बिजवासन विधानसभा में आयोजित आज इस किसानों की सभा में मंच पर उपस्थित मेरे छोटे भाई और दबंग सांसद, मैं देखता था ये जोर लगा लगा कि सिर्फ लोकसभा में बोलता है, श्री रमेश विदुड़ी जी, मंच पर आसीन जिले के अध्यक्ष आदरणीय जगमोहन जी, आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी, निगम पार्षद श्री इंद्रजीत सहरावत जी, श्री रविंद्र गोदारा जी, जयवीर राणा जी, आदरणीय अशोक यादव जी, रमेश जी, आदरणीय महेश यादव जी, मंच पर आसीन और मंच के सामने बैठे हुए अन्य जनप्रतिनिधिगण, और आज किसानों के इस सम्मेलन में जहां आकर के मुझे लगता है कि मैं अपने घर में अपने ही लोगों के बीच में बात कर रहा हूं, इस सभा में उपस्थित सारे पहली पीढ़ी के किसान, क्षेत्र की सरदारी, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं रमेश विदुड़ी जी का कि मुझे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर प्रदान किया। विदुड़ी जी ने विस्तार से अपनी बात रखी। मित्रों, मुझे भी सौभाग्य से देश में और देश के बाहर दुनिया में भी अनेक जगह खुद हल चलाने का, खेती करने का मौका मिला है, और खुद किसान होने के नाते, कृषि क्षेत्र में काम करने के नाते, और उसके बाद जो पिछली सरकार के समय जिसकी उपलब्धियों की चर्चा अभी आदरणीय रमेश विदुड़ी जी कर रहे थे, मोदी जी के उस पहले कार्यकाल में कृषि राज्य मंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला। कृषि क्षेत्र को और बारीकी से समझने, उसकी नीतियों, योजनाओं के बारे में चर्चा करने, समझने का अवसर आप सबके आशीर्वाद से मिला है। हम सब जानते हैं, हम सब ने अपने बुजुर्गों से कहीं न कहीं सुना होगा, भारत सोने की चिड़िया था, देश में दूध दही की नदियां बहती थी। लेकिन गुलाम भारत में अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण से, दुर्भाग्य से, हमारा देश फूड डेफिशिएंट कंट्री, खाद्यान्न की कमी वाला देश, ऐसा देश बन गया। क्योंकि भारत के आजाद होने के बाद में भी बेशक अंग्रेजों के उस यूनियन जैक से तो हम आजाद हो गए थे, लेकिन जो लोग सत्ता में आसीन थे उनके दिमाग में उसी तरह के अंग्रेजियत और ब्रिटिश हुकूमत उसी तरह से आ गई थी। उन्होंने भारत की कृषि को, भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के विकास को कभी भारत के दृष्टिकोण से नहीं देखा। उन्होंने अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी उसी दृष्टिकोण से इस देश को चलाने का प्रयास किया, और उसका परिणाम था कि भारत फूड डेफिसिट देश बना। मैं सलाम करना चाहता हूं, आप सबके चरणों में वंदन करना चाहता हूं कि देश के अन्नदाता ने अपने खून पसीने से परिश्रम करके, खून पसीने को एक करके, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं देश में के कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों का, कि उनकी मेहनत से, उनकी लगन से, उनके परिश्रम से देश न केवल खाद्यान्न की कमी से खाद्यान्न की प्रचुरता, फूड डेफिसिट से फूड सफिशिएंट देश बना, अभी तो आज हम दुनिया के सबसे बड़े 10 दुनिया के कृषि उत्पाद को एक्सपोर्ट करने वाले देश बने। हम फूड एक्सपोर्टिंग नेशन है। भारत 4 लाख करोड़ रुपए का कुल भारत का एग्रीकल्चर ट्रेड है, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कुल इंपोर्ट है, 4 लाख करोड़ का कुल एक्सपोर्ट है। देश का किसान जो चावल पैदा करता है, आपके भाई बंधु जो चावल करते हैं, हम 50,000 करोड़ रुपए का चावल हर साल दुनिया को निर्यात करते हैं। अगर भारत का किसान चावल उगाना बंद कर दे, दुनिया के देश शायद चावल का स्वाद भूल जाएंगे। 4 लाख करोड़ का निर्यात करने वाला देश बना।
लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी हम सब के मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न आता होगा, मुझे भी ये प्रश्न दुख देता था, तकलीफ देता था, इतनी मेहनत करने के बाद में भी किसान क्यों आत्महत्या करने को मजबूर है? क्यों उस किसान के घर में रोशनी नहीं है? क्यों उस किसान का बेटा दिल्ली के विश्वविद्यालय में, दिल्ली की महंगी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? जैसा मैंने कहा, मुझे दुनिया के दूसरे देशों में खेती में काम करने का अवसर मिला। जब मैं दूसरे देशों में खेत में जाकर के देखता था, उसका किसान फसल बेचने के बाद में याट में लेकर के घूमने जाता था। बेशक वहां आबादी कम है, जमीन ज्यादा है, वो एक कारण हो सकता है, लेकिन वहां के किसान को मूल्य मिलता था। क्यों? यह अंग्रेजियत की मानसिकता, जिनके बारे में विधुड़ी जी ने अभी कहा कि जिन्होंने देश पे 60 साल तक राज किया, वो किसान के भले के लिए कभी नहीं सोचते थे, कभी उन्होंने दूरगामी निर्णय नहीं किया, कभी उन्होंने कि अब जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, देश खाद्यान्न की कमी की वाले देश से खाद्यान्न की प्रचुरता वाला देश बन रहा है और आने वाले समय में देश फूड एक्सपोर्टिंग नेशन बन जाएगा, उस समय नियम कानून कायदे में परिवर्तन करने की आवश्यकता थी कि नहीं थी? उन्होंने परिवर्तन नहीं किया, उसके कारण से आज जो किसान की दुर्दशा है, वो स्थिति उत्पन्न हुई। बीच के 5 साल के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। अटल जी ने किसान के इस दर्द को समझा, एक शताब्दी भर के इस नसूर को महसूस किया और इसके समाधान के लिए उन्होंने आयोग बनाया, नेशनल फार्मर्स कमीशन, राष्ट्रीय किसान आयोग, डॉक्टर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। और स्वामीनाथन का नाम तो मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा किसान नहीं होगा जिसने हल की मूठ पे हाथ रखा होगा, उससे पहले स्वामीनाथन का नाम जान गया होगा। फार्मर कमीशन बना, हर राज्य से उसने बात की, देश के किसान संघों से बात की, देश के कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों से बात की, देश के हालात की समीक्षा की, कृषि क्षेत्र के का पूरा भारत की कृषि क्षेत्र की समीक्षा करके अध्ययन किया और 3 साल बाद में अपनी पहली रिपोर्ट दी दिसंबर 2014 में। दुर्भाग्य से अटल जी की सरकार तब तक जा चुकी थी। दिसंबर 2004 में दुर्भाग्य से अटल जी की सरकार जा चुकी थी और यूपीए की सरकार आ गई थी। पहले 2 वॉल्यूम में स्वामीनाथन साहब ने चर्चा की कि देश में कृषि के क्या हालात हैं, इन हालात के लिए क्या जिम्मेदार हैं, इन हालातों के पीछे इतिहास क्या है। तीसरे वॉल्यूम में उन्होंने कहा कि इन हालातों के समाधान का रास्ता क्या है और अंतिम चौथी रिकमेंडेशन के साथ में वॉल्यूम जो है, चौथी अपनी रिकमेंडेशन के साथ में अपनी रिपोर्ट दी अक्टूबर 2006 में। वो रिपोर्ट केवल एमएसपी बढ़ाना ऐसा नहीं कहती थी, इस देश के कृषि व्यवस्था का में आमूल चूल परिवर्तन कैसे हो, कृषि के परिदृश्य में आमूल चूल परिवर्तन कैसे हो, इसका एक खाका बना करके, एक रोड मैप बना करके देश के सामने उन्होंने रखा, देश की सरकार के सामने रखा। यूपीए की सरकार थी, ये कहा गया, बड़े बड़े भाषण दिए गए, ये कहा गया कि हमें एक मार्गदर्शन स्वामीनाथन साहब ने दिया है, इसको हम राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित करेंगे और राष्ट्रीय कृषि नीति बना देंगे। बेशक राष्ट्रीय कृषि नीति बनाया 2006 में, अक्टूबर 2006 में रिपोर्ट, दिसंबर 2006 में रिपोर्ट आई थी, 2007 में कृषि नीति बना दी। 200 रिकमेंडेशन किए थे स्वामीनाथन साहब ने, 201, लेकिन वो यूपीए की सरकार उस रिपोर्ट का तकिया बना करके सो गई। 2006 से लेकर के 2014 तक इनका शासन रहा। आज ये किसान के नाम पर जिस तरह का विलाप कर रहे हैं, अपनी छातियां पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहला प्रश्न तो देश के किसान को यह पूछने की आवश्यकता है कि तुम 8 साल तक सो क्यों रहे थे उसको लेकर के? 8 साल तक वो लोग सोते रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। देश को लूटने से अगर उनको समय मिलता, वो अभी जितने घोटाले, 2G घोटाले से, आसामान के 2G घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले से लेकर के जमीन में कोयला घोटाले तक, तब तो उनको किसान याद आता। किसान कहां से याद आता? उनको अपना घर भरने से फुर्सत मिलती तो किसान का घर दिखता उनको अपना विकास करने से फुर्सत मिलती तो उनको देश के किसान, गरीब गांव का विकास करने की चिंता होती।
वो अपने बेटों के पीठ जो है, अपने बेटों पोतों और उसके बाद की 7 पीढ़ियों के लिए धन पैदा इकट्ठा करने से ऊपर आते, तो उनके किसान, उनको समझ में आता कि देश के गरीब का पेट किस तरह से भरा जा सकता है, वो चिंता उनको होती। उन्होंने कुछ नहीं किया। 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट में पहली चीज जो कही थी वो ये थी कि यदि कृषि क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो लैंड रिफॉर्म होना चाहिए। जिन सारे विषयों की चर्चा अभी विदुड़ी साहब कर रहे थे, जमीन छोटी हो गई है, जोत छोटी हो गई है, आने वाले समय में इस जोत का डिजिटलाइजेशन करके किसान को किस तरह से एक मॉडल एक्ट दिया जाए कि किसान भयमुक्त होकर के एक साथ साझा खेती कर सके, ऐसी व्यवस्था बने, इसका प्रबंध होना चाहिए। जमीन का डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। माननीय मोदी जी की सरकार ने देश के हर एक प्रदेश को इसके लिए पैसा दिया, तकनीकी दी कि सैटेलाइट के माध्यम से जो है वो देश के जमीनों का, देश के किसान की जमीन का डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, ताकि किसान को मेड़ की लड़ाई के लिए न्यायालय में जाकर के 3-3 पीढ़ियों तक अपने घर बेच करके उस लड़ाई को नहीं लड़ना पड़े। ये माननीय मोदी जी ने चिंता की। लैंड रिफॉर्म्स की बात हुई कि जमीन में सुधार होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से खाद का उपयोग हुआ, बार रुपया ज्यादा से ज्यादा खाद का उपयोग किया गया। मेरे जोधपुर, एक मेरे राजस्थान में ट्रेन आती है पंजाब से, उसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस। इलाज कराने के लिए बीकानेर के अस्पताल में आते हैं मरीज और वापस जाते हैं, उसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस, क्योंकि जमीन जहर उगलने लगी। उस जमीन का सुधार कैसे हो? देश के हर एक खेत की किसान के खेत का, जमीन का अगर किसी ने टेस्ट कराया, वो भूमि सुधार के लिए अगर किसी ने काम किया, तो मोदी जी की सरकार ने किया कि हर दूसरे साल किसान की जमीन का टेस्ट होना चाहिए, कि उसको पता रहे कि मेरी जमीन में क्या खाद मुझे डालने की जरूरत है, क्या डालने से मुझे नुकसान हो सकता है, कितना डालने की जरूरत है, और उससे ज्यादा डालने पर क्या नुकसान हो सकता है। भूमि सुधार के लिए देश में यदि किसी ने काम किया तो माननीय मोदी जी ने काम किया। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, मैं मोटे मोटे विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। उसके बाद में स्वामीनाथन साहब ने दूसरा बड़ा विषय रखा था। कुल 201 रिकमेंडेशन में दूसरा विषय था इरिगेशन का रकबा बढ़ना चाहिए, सिंचाई की सुविधा बढ़नी चाहिए। और सिंचाई की सुविधा बढ़नी चाहिए। देश में 30, 40, 50 साल से इरिगेशन प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े। 40, 50 साल से, जो 50 साल पहले जिसकी घोषणा हुई थी, आज भी अधूरा पड़ा। 1970 में पोलावरम का प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ था, आज भी बन रहा है 50 साल से। देश की जनता का खून पसीने की से कमाया हुआ टैक्स का पैसा उसमें लग रहा है, और 50 साल से अधूरा पड़ा है। और किसान तरसती आंखों से 3 पीढ़ियों से उसमें पानी, अपने खेत में पानी आएगा, इसकी बाट जोर है। माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही संकल्प किया कि हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाएंगे। राज्यों को लिखा गया 100 प्रोजेक्ट तय किए जो इतने वर्षों से अधूरे पड़े थे, और उन 100 प्रोजेक्ट्स में से 99 पहले किए थे और बाद में 7 और जोड़ दिए, 106 प्रोजेक्ट कुल मिलाकर के तय किए गए। आज मैं आपके सामने इस बिजवासन की धरती पर खड़ा होकर के कह रहा हूं, और संगमान के साथ में, गर्व के साथ में कह रहा हूं कि जो 106 प्रोजेक्ट लिए थे, उन 106 प्रोजेक्ट में से 80 प्रोजेक्ट जो है वो पूरे हो गए, या 99% से ज्यादा पूरे हो गए। बाकी 26 प्रोजेक्ट में पैसे देने में हमको समस्या नहीं थी, राज्यों ने अभी उनका काम प्रारंभ नहीं किया, कोई लिटिगेशन आ गया है कोई कारण से। अगर वो उन्होंने पूरा कर दिया होता तो आज 106 प्रोजेक्ट पूरे कर चुके होते, और देश के किसान का 20 लाख हेक्टेयर जमीन जो है, उस किसान को सिंचाई की सुविधा मिल जाती। आज हमारे देश में जो, दुनिया में जो स्थिति है, दुनिया का हर छठा आदमी भारत का है, लेकिन दुनिया के पानी की तुलना में दुनिया भर में जो पानी उपलब्ध है उसमें से हमको 4% पानी मिला है। 15% आबादी है, 4% पानी है। आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, पानी उतना ही रहने वाला है। उसके अलावा भी जो जमीन के अंदर का पानी हम लगातार निकालते जा रहे हैं, उसके कारण से जमीन का पानी हम कम हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियां जिस जैसी बन रही हैं, उसके कारण से जिस तरह से रेनफॉल पैटर्न, बरसात का तरीका बदला है, उसके कारण से एक चुनौती और नई दुनिया के सामने खड़ी हो गई है। भारत भी उससे अछूता नहीं है। एक एक बूंद पानी का जो है ठीक से उपयोग होना चाहिए। स्वामीनाथन साहब ने अपनी स्टडी रिपोर्ट में कहा कि 1 किलो चावल पैदा करने के लिए हिंदुस्तान में एवरेज 5600 लीटर पानी लगता है।
और चीन वही चावल 350 लीटर में पैदा करता है। हम चावल, मैंने कहा, निर्यात करते हैं। हम 50,000 करोड़ रुपए का चावल निर्यात करते हैं लगभग। हम 50,000 करोड़ रुपए का चावल निर्यात करते हैं। कितना पानी निर्यात करते हैं? हमने कभी तो सोचा इस विषय पर? स्वामीनाथन ने कहा कि हर एक बूंद का हिसाब होना चाहिए। ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि उसने नारा दिया, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। एक एक बूंद से ज्यादा हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। हमने स्प्रिंकलर इरिगेशन कैसे बढ़े, ड्रिप इरिगेशन कैसे बढ़े, राज्यों को 55% पैसा की सहायता देकर के उस दिशा में काम किया। सिंचाई का क्षेत्र कैसे बढ़े। देश में आज हरियाणा की चुनौती है, पंजाब की चुनौती है, मेरे राजस्थान की चुनौती है, आंध्र प्रदेश में समस्या है, कर्नाटक में समस्या, तमिलनाडु में समस्या है कि जमीन का पानी कम पड़ रहा है। लेकिन देश का 1/3 हिस्सा ऐसा भी है जहां जमीन में प्रचुर पानी उपलब्ध है, 20 फुट पर 30 फुट पर पानी है, लेकिन किसान के पास में पैसा नहीं है। छोटी छोटी जोत है, पहाड़ के राज्य हैं कि वो एक ट्यूबवेल खरीदे, बिजली का कनेक्शन कराए। बिजली तो गांव में होती नहीं थी, 18,000 गांव में बिजली नहीं थी। जहां नहीं है वहां सोलर पंप से लगा करके अपनी खेती कर सके और साथ में स्प्रिंकलर और ये जो है ड्रिप इरिगेशन लगा सके। आज मेघालय में हल्दी पैदा करने वाला किसान होगा या पाइनएप्पल पैदा करने वाला किसान होगा, या त्रिपुरा में छोटी जोत में जो है वो फूल पैदा करने वाला किसान होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता था। मेरे मंत्रालय ने माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से एक योजना बना करके ऐसे 1/3 हिस्से के भारत के किसान के खेत में ट्यूबवेल बनाने से लेकर के बिजली का कनेक्शन बनाना और 100 मीटर तक का जो है स्प्रिंकलर या ड्रिप जैसा वो लगाना चाहे अपने खेत में, उस सब के लिए पैसा जो है 100% पैसा भारत की सरकार देगी। हमने राज्यों को जो है पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को दिया, बाकी राज्यों को 60% पैसा भी हमने दिया, ताकि जो किसान के पास में पानी है, जमीन है, उसको एक ट्यूबवेल मिल जाए, उसको एक खेत मिल जाए, उसको और कुछ आवश्यकता है। सिंचाई के बाद में स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा इस देश के किसान को फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट मिलना चाहिए। उसको जो पैसा उधार अपनी फसल के समय पैसा मिलता है, वो पैसा ठीक से मिले। अटल जी की सरकार एक नई कल्पना लेकर के आई थी, हम सबको स्मरण है, और देश का किसान निश्चित रूप से उसके लिए अटल जी का आभारी है कि हम केसीसी का सब जो है रास्ता हमको अटल जी ने दिया, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान जब चाहे तब जाकर के पैसा ले सकता है। उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान को एश्योर्ड ऋण मिलता है। 3 करोड़ किसानों के पास में ऐसी सुविधा थी। 3 करोड़ को बढ़ा करके 2 करोड़ एक्स्ट्रा किसानों को भी हम ये सुविधा देंगे। ये घोषणा करके इसको लागू करने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया। आज किसान के पास में अभी चिंता कर रहे थे रमेश बिदुड़ी जी कि जोत घट गई है। अब किसी के पास में अगर 1 बीघा जमीन है, उस या 1 एकड़ जमीन है, वो 4 भैंसे रख करके, 4 पशु रख करके, ऊंट रख करके अगर उसमें वो माँ अपना दूध बेचती है, अपने दूध के माध्यम से अपने परिवार को पालती है, उसको चारा खरीदने के लिए, उसको पशु आहार खरीदने के लिए पैसे चाहिए, उसको पैसे व्यापारी से लाने पड़ते हैं। क्या उसको ऐसी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? देश के पशुपालकों को भी किसान की तर्ज पर सब्सिडाइज रेट पर जो इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ में ऋण मिलता है, वो ऋण देने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया कि जो मां अगर भैंस पालती है, 2 भैंस पालती है, उसको भी 2 एकड़ जमीन वाले को केसीसी मिलती है, वैसी की वैसी केसीसी मिलेगी। आज दोहरा फायदा है कि नहीं? आप जमीन पर केसीसी उठाओ और मेरी मां जो आपके घर में है या मेरी बहन जो आपके घर में है, जो 2 भैंस पाल करके उसकी सेवा करके आपके बराबर जो है वो धन कमाती है, उसको भी उतना ही केसीसी मिले। अब आपके ऊपर भी उसकी निर्भरता समाप्त होगी। ये फैसला माननीय मोदी जी ने किया। 6 लाख करोड़ रुपए का देश में कुल मिलाकर के कृषि क्षेत्र को ऋण देते थे वो यूपीए सरकार के समय में, उस 6 लाख करोड़ को बढ़ा करके आज 11 लाख करोड़ तक ले जाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। लगभग दुगना। किसान तो उतने ही है देश में, उल्टे शायद कम ही हुए होंगे, कहीं शहर बस गया होगा, कहीं कॉलोनी बस गई होगी, कहीं बढ़ गया, कोई फैक्ट्री लग गई होगी। 6 लाख को बढ़ा करके 11 लाख करोड़ रुपए करने का काम मोदी जी ने किया। स्वामीनाथन साहब ने आगे कहा कि इंश्योरेंस मिलना चाहिए किसान को। मुझे याद है जब 2014 में हम लोग चुन करके आए थे, विदुड़ी जी और हम सब लोग 2014-15 के बीच में भयंकर अकाल पड़ा था। देश के लगभग आधे से ज्यादा हिस्से में अकाल पड़ गया। सुमित्रा महाजन जी हमारी लोकसभा की अध्यक्ष थी, याद होगा विदुड़ी जी, कृषि क्षेत्र पर चर्चा हुई थी। अल्पकालीन चर्चा जो 30 मिनट के लिए चर्चा होती है, वो 3 दिन तक चली थी।
क्योंकि सब लोग दर्द से भरे हुए थे, सब लोग दुखी थे, परेशान थे। देश भर के सांसदों ने अपनी बात रखी। कर्नाटक के सांसदों ने कहा कि हमारे यहां कर्नाटक में 2000 लोगों ने सुसाइड किया, आत्महत्या कर ली है, 2000 किसानों ने। पंजाब के सांसदों ने कहा कि हमारे यहां भी 2500 किसानों ने सुसाइड किया है, रोज एक सुसाइड होती है। महाराष्ट्र से सुप्रिया सुले जी, शरद पवार साहब जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, उनकी बेटी ने कहा कि हमारे यहां आंकड़ा 2800 से ज्यादा है। देश भर के सांसदों ने कृषि क्षेत्र का दर्द जो है वो बयान किया। मुझे भी मौका मिला, किसान होने के नाते मेरी पार्टी ने मुझे भी मौका दिया। मैंने कहा कि अकाल मेरा सहोदर है, मेरा साथ जन्मा, मेरे मां जाया भाई है। मैं तो पश्चिमी राजस्थान से आता हूं, जैसलमेर जोधपुर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मैंने कहा काल तो मारो मां जाए भाई है, हमारे साथ ही पैदा हुए। और मैंने कहा कि 70 साल में से 63 साल या तो 4 आना अकाल पड़ा, या 8 आना अकाल पड़ा, या 12 आना अकाल पड़ा, या 100% अकाल पड़ा, या 3-3 साल तक लगातार अकाल पड़ा। मैंने कहा कि इतनी तकलीफ होते हुए भी मैं गर्व के साथ संसद में खड़ा होकर के कह रहा हूं कि 3 साल 5 साल अकाल पड़ गया होगा, मैंने तो नहीं देखा। 56 के या 96 के अकाल में मेरे किसान भाई ने उस समय में भी, जो मेरा दादा होगा परदादा होगा, छाल पाड़ करके उसकी रोटी बना के खा ली, लेकिन एक भी किसान ने आज तक आत्महत्या नहीं की। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। हमको प्रकृति ने इतनी ताकत दी है कि हमको आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार को हमारे साथ खड़े होने की आवश्यकता है। थोड़े दिन बाद में अगले फसल चक्र में आपको याद होगा विदुड़ी जी, ओले गिर गए थे बहुत बड़ी दूरी तक, लंबी, मतलब हिमाचल प्रदेश से लेकर के नीचे कर्नाटक तक एक पूरे पट्टे में ओले गिर गए थे। पूरे देश की फसल बर्बाद हो गई थी। लोग त्राही त्राही कर रहे थे। लोकसभा में हम सब खड़े होकर के कह रहे थे, मैंने फिर उस दिन कहा कि किसान को अगर किसी एक चीज की जरूरत है वो है रोबस्ट इंश्योरेंस सिस्टम की। अब किसान के 36 दर्द हैं। फसल उगाने थे में संकट, बीज खराब आ गया, नहीं होगा, किसान के 12 महीने गए। आपके यहां तो पानी अगर होता है तो एक फसल में 6 महीने खराब होते होंगे, मेरे यहां तो एक ही बार खेती होती है तो 12 महीने जाते हैं। अगर किसान का बीज ठीक निकल गया, फसल उग गई, उगने के बाद में अगर आंधी चल गई, फसल आड़ी पड़ गई तो खराब हो गई 12 महीने। एक बरसात ज्यादा हो गई फसल पकने के समय में तो उसके 12 महीने खराब हो गए। एक कम पड़ गई बरसात तो उसके 12 महीने खराब हो गए। एक बरसात की बाढ़ जोते जोते तो मेरे कितना पता नहीं कितनी बीड़ियां खत्म हो गई कि अब की एक बरसात और हो जाती तो अब के जैसा जमाना कभी नहीं होता। कभी लट लग गई, कभी बीमारी लग गई, कभी सुंडी लग गई, कभी आड़ा पड़ गया, कभी पाला पड़ गया, कभी ओले गिर गए, कोई ना कोई संकट। सारी फसल काट ली, बढ़िया फसल हो गई, घर वालों ने मेहनत कर ली, फसल के इकट्ठे करके ढेरियां बना के रखी। उस दिन अगर बरसात आ गई, अंदर चल गया, फसल उड़ गई, किसान जीरो। कहीं बेटी की सगाई की हुई होगी तो सामने वालों को फोन करके कहेगा, भाई साहब अब के तो थोड़ो काल पड़ गयो, अगली बार 6 महीना डेज करो, ब्याह में कर, ब्याह बाद में कर। उसका दर्द था। 36 तरह के रोग, 36 तरह के संकट उसके सामने थे। एक दिन, भाई विदुड़ी जी कह रहे थे, एक दिन वो चैन की सांस नहीं सो सकता था, एक दिन भी चैन से नींद नहीं ले सकता था। उस किसान को संरक्षण और सुरक्षा देने का काम स्वामीनाथन आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर किसने किया? माननीय मोदी जी ने किया। और मैं आज आपको गर्व के साथ में कह रहा हूं कि देश के किसानों के घर में 65,000 करोड़ रुपया जो है वो पिछले 4 साल में केवल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के कंपनसेशन के माध्यम से गया। 65,000 करोड़ रुपया। कल्पना करिए कि अगर वो नहीं होता तो देश में कितने किसानों को और आत्महत्या करनी पड़ती। इस इंश्योरेंस के बाद में उसने क्या, स्वामीनाथन साहब ने कहा कि देश में पोस्ट हार्वेस्ट मैकेनिज्म ठीक होना चाहिए। किसान फसल उगाता है, अपने खून पसीने की कमाई से उगाता है, मेहनत करता है, रात दिन परिश्रम करता है, घर वाले सब मिलकर के परिश्रम करते हैं, तब जाकर के फसल पैदा होती है। लेकिन बाजार में भाव नहीं मिला, कभी ट्रांसपोर्टर नहीं मिला, कभी हड़ताल हो गई, मंडी बंद है, कभी ज्यादा फसल पैदा हो गई, खरीदार नहीं है। उस परिस्थिति में किसान का माल खराब हो जाता है, उसका पसीना और खून दोनों बहाया हुआ व्यर्थ हो जाता है।
जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि देश में कुल मिलाकर के हर साल 85,000 करोड़ रुपए का ऐसा उत्पाद वो हर साल जो किसान उगाता है वो बर्बाद हो जाता है। वो केवल किसान का नुकसान नहीं है, वो इस देश का नुकसान है, देश की जीडीपी का नुकसान है, वो देश के नाम पर कलंक था। इसको समाप्त करने की दिशा में देश में प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़े, देश में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की क्षमता बढ़े, उसके लिए माननीय मोदी जी की सरकार ने पिछली सरकार के समय काम किया था। और अभी कोरोना के बाद में जो पैकेज अनाउंस किया, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं एक किसान होने के नाते माननीय मोदी जी का कि 1 लाख करोड़ रुपए उसके लिए देंगे, ऐसी योजना बना करके काम करना शुरू किया। स्वामीनाथन साहब ने आगे कहा कि मार्केट रिफॉर्म होना चाहिए। मैं मोटे मोटे बिंदुओं के ऊपर बात कर रहा हूं। मार्केट रिफॉर्म होना चाहिए। अब मार्केट रिफॉर्म क्या हो? पहली चीज उन्होंने कही कि जब देश में खाद्यान्न नहीं होता था तब देश में एक कानून बना हुआ था, और वो कानून था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम। क्योंकि देश में अन्न होता नहीं था, देश में विदेश से लाना पड़ता था, जहाज में भर के अर्जेंटीना से, मैक्सिको से, अमेरिका से वो गेहूं आते थे लाल वाले, आपको याद है कि नहीं? पामोलिन आता था, दाल आती थी ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से दाल आती थी। मैं जब कृषि मंत्री बना तब तक आती थी, मैंने बंद करा दी। मैं देश का किसान दाल उगाएगा, माननीय मोदी जी ने आशीर्वाद दिया, बंद करा दी। 55 लाख टन दाल लाते थे, आज 1 लाख टन दाल आती है। देश के किसान ने उगाना शुरू कर दिया, हमने खरीदना शुरू कर दिया। आज उसका परिणाम स्वामीनाथन साहब ने कहा कि मार्केट रिफॉर्म होना चाहिए। जब कम पैदा होता था, जब हमारे पास कमी थी, तब हमने कानून बनाया कि कोई ज्यादा इकट्ठा करके रख लेगा, कल को भाव बिगड़ जाएंगे। हम मैक्सिको से, अर्जेंटीना से, ऑस्ट्रेलिया से लाते हैं, कोई अपने यहां इकट्ठा करके गोदाम में भर लेगा। सिनेमा में दिखाते थे, लोग गोदाम में भरे हुए रखते थे, बनिया व्यापारी गोदाम भर के रख लेता था और बेचारे लोग भूखों मरते थे। इसके लिए कानून बनाया। आज हिंदुस्तान में जो है जितनी हमारी आवश्यकता है हम उससे 1.5 गुना उगा रहे हैं, तब क्या इस कानून की आवश्यकता है हिंदुस्तान में? और ये कानून बदलना चाहिए, ये हमने नहीं कहा, स्वामीनाथन साहब ने कहा, और यूपीए की सरकार ने उस पर मोहर लगाई थी। लेकिन हिम्मत नहीं थी कि इस तरह का रिफॉर्म करें, क्योंकि उनको पैसे कमाने और अपने घर भरने से फुर्सत नहीं थी, हिम्मत भी नहीं थी और फुर्सत भी नहीं थी। स्वामीनाथन साहब ने उससे आगे कहा कि मार्केट रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चर स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ढांचागत सुविधाओं को तेज जो है सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। माननीय मोदी जी की सरकार ने काम करना शुरू किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, इनाम प्लेटफॉर्म में जब मंत्री था तो इनाम प्लेटफॉर्म माननीय मोदी जी ने एक दिन कहा कि ऐसा प्लेटफॉर्म बने कि देश के किसान का बेटा दुनिया में कहीं भी, देश में कहीं भी अपना प्रोड्यूस बेच सके। एक कंप्यूटर पर प्लेटफॉर्म बनाया। जब उसको हमने लोकसभा में बताया, भाई विदुड़ी को याद होगा, कांग्रेस के लोगों ने खिल्ली उड़ाई थी कि जो है किसान का बेटा अब कंप्यूटर पे बेचेगा। पिछले साल केवल प्रोक्योरमेंट के आंकड़ों को हटा दो कि जो सरकारी खरीद उस पर हुई है, उसके आंकड़ों को एक तरफ रख दो, फिर भी किसान के बेटों ने 35,000 करोड़ रुपए का माल उस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन बेचा। 35,000 करोड़ रुपए का। अब मेरे यहां पे सरसों पैदा होती है, मेरे यहां पे धनिया पैदा होता है, जीरा पैदा होता है। अब अगर मेरे किसान का बेटा जो है वो धनिया कहीं बाहर बेचे, कंप्यूटर पे बेचे, तब तो तकलीफ नहीं है, और वो बाहर अगर व्यापारी के बाहर, मंडी के बाहर बेच दे तो कष्ट क्यों? माननीय मोदी जी ने मार्केट रिफॉर्म की बात की। हमने ये हम पर एपीएमसी तोड़ने और उस व्यवस्था को भंग करने का आरोप लगाते हैं। देश की मंडियों का स्टैंडर्डाइजेशन किया, 1000 मंडियों को ऑनलाइन किया, और उसके अलावा मंडियों से छोटे छोटे जो मार्केट यार्ड हैं, हाट हैं, उन हाटों को भी स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बने, उसके लिए 2000 करोड़ रुपए की योजना बना करके हमने काम किया। पिछले 5 साल में उनके लिए काम किया। ये हमारे ऊपर झूठा दोषारोपण। और उसके बाद स्वामीनाथन साहब ने कहा कि मंडी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए इस देश में। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, देश में मंडियां कब बनी? देश में मंडियां बनी आजादी आने के बाद में, या उससे कुछ पहले अंग्रेजों के शासनकाल में मंडियां बनी होगी, क्योंकि उस समय तक देश, जैसा मैंने कहा, कमी वाला देश था। धान की कमी थी, हमारे देश में भोजन की कमी थी, हम भूखे देश थे, तब मंडी बनाई। उससे पहले जब देश सोने की चिड़िया वाला देश पे कहलाने वाला देश था, दूध दही की नदियां बहती थी, उस समय मंडी थी क्या हमारे यहां?
आज जब वापस व्यवस्थाएं बदल गई, हमारा देश समर्थ हो गया, किसान की मेहनत से समर्थ हो गया, तब इस मंडी व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है कि नहीं है? उस समय किसान गरीब था, उस समय किसान बिना पढ़ा लिखा था। आज हर एक किसान का बेटा जो है वो स्कूल में पढ़ करके पढ़ लिख गया है और मोदी जी की कृपा से हर गांव में जो है वो इंटरनेट चलता है, हर गांव में डिजिटल फाइबर केबल डली हुई है। अब अगर किसान का बेटा अपनी फसल को जोधपुर में मिर्ची उगाता है और वो अगर दक्षिण भारत में उस मिर्ची को बेचना चाहे ऑनलाइन, तो उसके ऊपर पाबंदी क्यों होनी चाहिए? अमेरिका में वो ऑनलाइन बेचना चाहे तो उसके ऊपर पाबंदी क्यों होनी चाहिए? अगर सांगली में हल्दी उगाता है किसान और वो सांगली की हल्दी अगर हरियाणा में लाकर के सीधा अपने जो है प्रोसेसर को या एमडीएच मसाले वाले को बेचे या रामदेव बाबा जी को बेचे, उसमें किसी को तकलीफ होनी चाहिए? हरियाणा जाने की जरूरत नहीं है। मेरे यहां किसान ग्वार पैदा करता है और कम से कम 300 ग्वार की मिल है। पूरे पश्चिमी राजस्थान में, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक सब ग्वार पैदा करते हैं। ग्वार गम की फैक्ट्रियां है कि नहीं आपके हरियाणा में? अब ग्वार मैंने खेत से पैदा करी और पैदा करके मेरे सामने जो है 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर फैक्ट्री है, मैं फैक्ट्री को देना चाहूं तो कहेंगे नहीं भैया फैक्ट्री को नहीं दे सकते, पहले मंडी में ले जाओ, मंडी में बेचो, मंडी शुल्क चुकाओ, व्यापारी फैक्ट्री वाले को बेचेगा। क्यों? क्या यह व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस व्यवस्था को समाप्त करने का साहस यदि किसी ने किया तो वो माननीय मोदी जी ने किया। एपीएमसी के खिलाफ हम नहीं, एपीएमसी में बैठ करके व्यापार हो, हम उसके खिलाफ भी नहीं, लेकिन क्यों किसान को ये बेड़ियां काट के रखी जाए कि तू बेचेगा उसी एपीएमसी में जाकर के? मेरे यहां पश्चिमी राजस्थान में लोग जीरा उगाते हैं, ईसबगोल उगाते हैं। 2 बड़ी मंडियां हैं, एक गुजरात में ऊंजा की मंडी है, धानेरा की मंडी है, और तीसरी जोधपुर में मेरे एक लोकसभा क्षेत्र में मंडी विकसित हुई अभी अभी। सबसे बढ़िया भाव ऊंजा की मंडी में मिलता है। किसान के मन में यह रहता है कि मुझे 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए ज्यादा मिल रहे, मैं ट्रक भर के ले जाऊं अपनी मंडी, माल बेच करके आ जाऊं, मुझे 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे। अब वो भर के ले जाता बॉर्डर पे, उसको बॉर्डर से पहले उसको पुलिस पकड़ती, सेल टैक्स वाले पकड़ते और मंडी वाले पकड़ते, 3-3 जनों को रिश्वत देकर के तब जाकर के वो पहुंचता है। उसके आधा पैसा ये चोर खा जाते हैं। उनको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? उसको आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि जहां भाव मिलेगा मैं वहां जाकर के बेचूंगा? मुझे अगर मंडी का व्यापारी ठीक से भाव देगा उस मंडी में ले जाकर के बेच दूंगा, नहीं देगा तो मैं ऊंजा की मंडी में ले जाकर के बेच दूंगा, और ऊंजा वाले को नहीं तो रामदेव बाबा अगर धनिये के पैकिंग करने के लिए खरीदेगा तो उसको बेच दूंगा। मुझे आजादी होनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? मेरे पांव में ये बेड़ियां डालने का अधिकार किसने दिया? ये इस कांग्रेस पार्टी ने दिया, इन विपक्षी लोगों ने दिया जो इन बिचौलियों के साथ में खड़े। प्रश्न आपको यह करना है कि वो किसान के साथ है या बिचौलिए के साथ में? वो आज ट्रैक्टर चलाने का स्वांग करते हैं, उसी ट्रैक्टर को अंबाला में जलाते हैं, यहां लाकर के दिल्ली में जलाते हैं, रंग रोगन करके वापस। हाल ही अमावस्या के दिन आपके यहां उत्सव होती होगी, हम अपने हल की पूजा करते हैं, किसान जो है ट्रैक्टर की पूजा करता है, अपने इंप्लीमेंट की पूजा करता है, गुड़ लगाता है, तिलक करता है। आप सब लोग खेती से जुड़े हुए लोग हैं, अपने बाबा बुजुर्ग से कभी भी सुना है कि हमने अपने हल को आग लगा दी? देखो इस हिंदुस्तान का किसान है। ठाकुर वीरेंद्र सिंह मस्त जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इस हिंदुस्तान के किसान को न कोई दबा सकता है, न कोई कुचल सकता है, न कोई उस किसान के बेड़ियां लगा सकता है। किसान आजाद था और आजाद रहेगा, उसको कोई भी तरह से जो है मजबूर नहीं कर सकता। हम उसको ताकत प्रदान करने के लिए काम करें। अब एमएसपी की बात भी कर लें। इन्होंने कहा ये एमएसपी को लेकर के आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज देश का किसान जो है वो एमएसपी के आधार पर खेती कर रहे हैं। स्वामीनाथन साहब ने 2006 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि 50% लाभकारी मूल्य, लागत पर 50% मूल्य किसान को मिलना चाहिए। इसको सुनिश्चित करे सरकार। मैं पूछना चाहता हूं, आज एमएसपी के नाम पर विलाप करने वाले लोग, किसानों को भड़काने वाले लोग 6 साल तक 8 साल तक सत्ता में, उसके बाद में भी बैठे थे, क्यों कर नहीं दिया? ये प्रश्न हमको पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए कि तुमने एमएसपी क्यों नहीं दिया था? भैया तुमको आज इतनी चिंता हो गई। ये देश का प्रधानमंत्री, आप सबका चुना हुआ नेता नरेंद्र मोदी है कि उन्होंने कहा कि देश के किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए, उसका अधिकार है, उसको संघर्ष नहीं करना पड़े। मुझे याद है एमएसपी हर फसल चक्र आता था, रमेश भाई आंदोलन करना पड़ता था, कलेक्टर के गेट के बाहर खड़े होकर के हाथ जोड़ते थे, कलेक्टर साहब बात हमारे ऊपर पहुंचाओ, प्रतिवेदन पहुंचाओ। सरकार में जयपुर के चक्कर काटते थे, गेहूं के 20 रुपए बढ़वा दो, 50 रुपए बढ़वा दो, उसके लिए मिन्नतें करनी पड़ती थी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप सब लोग सीधे खेती से जुड़े हुए, नहीं तो अपने नाते रिश्तेदार खेती करते होंगे, पिछले 4 साल में एक दिन भी आपको सोचना पड़ा?
फसल लगाने से पहले हम एमएसपी डिक्लेयर करते हैं 50% ज्यादा की। आने वाली फसल जो होगी धान का क्या एमएसपी, धान से लेकर के आने वाली 7 फसलों की 8 फसलों की एमएसपी डिक्लेयर होगी। 22 फसलें देश में किसान की 22 फसलें एमएसपी पर खरीद होती। चीनी का, गन्ने का अलग तरीका है खरीदने का, कपास का अलग तरीका है। 22 फसलें हैं जिसमें गेहूं है, चावल है, दलहन है और तिलहन है। 22 ऐसी फसलें हैं जो एमएसपी पे खरीद होती है। आंकड़े बोलते हैं, उनको तो कोई नहीं मिटा सकता। गेहूं की खरीद और चावल की खरीद यह फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री करती है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, रामविलास पासवान जी मंत्री, वो खरीदते हैं। जितना गेहूं और चावल पिछले 5 साल में, यूपीए के 5 साल में खरीदा गया, अगर मोदी जी के 5 साल में देख लो तो उसमें 33% की ग्रोथ है। 33% ज्यादा हमने खरीदा। अगर भाव की बात करें तो गेहूं में 33% ज्यादा भाव पे खरीदा। किसान को कितना फायदा हुआ? 66%। अगर मैं दलहन और तिलहन की बात करूं, दलहन और तिलहन की खरीद की प्रक्रिया मैं आपके सामने 1 मिनट में रखना चाहता हूं। नेफेड खरीदती है भारत सरकार की तरफ से एजेंसी। भारत सरकार नेफेड को क्रेडिट गारंटी देती है कि तुमको यह क्रेडिट गारंटी है कि तुम इतने रुपए के में हमने तुमको दिए हैं, इतने रुपए तक तुम खर्च करो और फसल खरीदो। बैंक से लोन लेने की गारंटी हम देते हैं कि तुम लोन ले लो बैंक से और खरीदारी करो। जो अटल जी की सरकार गई थी उस समय गारंटी थी 2000 करोड़ रुपए। जब सरकार बनी यूपीए की तब 2000 करोड़ की गारंटी थी। 10 साल यूपीए की सरकार रही और गारंटी कितनी थी? 3000 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ रुपया बढ़ा। ढोल नगाड़े बजा करके उन्होंने कहा हमने 1000 करोड़ रुपया बढ़ा दिया। मोदी जी की सरकार बनी 3000 करोड़ से बढ़ करके 5000 करोड़ किया पहले साल। 6 महीने बाद में किया 9000 करोड़। 1 साल बाद में किया 12000 करोड़। मैं जब मंत्री था तब हुआ 19000 करोड़। दूसरे साल में फाइल लेके गया माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, हुई 29000 करोड़। 29000 करोड़ से हुआ 45000 करोड़ और इस साल 75000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी से खरीदी। 25 गुना वृद्धि, 25 गुना। केवल दलहन में बात करूं, चने की खरीद कुल मिला के 8000 मीट्रिक टन खरीदा था उन्होंने। 2,54,000% गुना ज्यादा खरीद दिया। 2,54,000%। गिनती भी समझ में नहीं आती लोगों को। अगर मैं सारी 22 की 22 फसलों को एक साथ तुलना करूं, 42% की ग्रोथ जो है, 42% की ग्रोथ केवल एमएसपी बढ़ने के कारण से किसान को मिली। 1,59,375 करोड़ रुपया देश के किसान के घर में एक्स्ट्रा गया केवल एमएसपी बढ़ने के कारण से। अगर मोदी जी ने केवल एमएसपी बढ़ाई होती, खरीद नहीं की होती, तो 1,59,375 करोड़ जाते। उन्होंने एमएसपी भी बढ़ाई और खरीद भी बढ़ाई। 43% खरीद में बढ़ोतरी हुई ओवरऑल 22 फसलों में। उसके कारण से देश के किसान के घर में 1,62,500 करोड़ रुपए और गया। कुल मिलाकर के 3,25,000 करोड़ रुपए किसान के घर में। 3,25,000 करोड़ रुपया। इससे भी माननीय मोदी जी का मन नहीं भरा किसान के लिए। उन्होंने कहा किसान को किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए। देश में कुल मिलाकर के 14 करोड़ किसान परिवार ऐसे आइडेंटिफाई होते हैं। राज्यों से लिस्टें मंगाई। अभी ये कोरोना की आपदा चल रही थी, केवल एक खटका मोदी जी ने दबाया था। एक खटका देश के 9 करोड़ किसानों के घर में 2000 रुपए हर एक किसान के घर में पहुंच गए। 9 करोड़ किसान के घर 78,000 करोड़ रुपया। ये यूपीए के लोग बड़ी बड़ी बातें करते। जब हम सरकार में आए थे, जिस दिन जब अकाल पर चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा हमने किसान का ऋण माफी किया, हमने 50,000 करोड़ रुपया देश के किसान का ऋण माफी कर दिया। अब मैं आज उस विवाद में नहीं जाना चाहता किसका माफी हुआ था। मेरे राजस्थान में ऋण माफी घोषणा की थी, सरकार आई तक, आज तक तो हुई नहीं, बेचारे किसान बांट दो रहे। राहुल गांधी ने गिनती पढ़ाई थी जोधपुर में, 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 10 दिन के अंदर अंदर कर्ज माफी हो जाएगी। आज भी बांट दो रहे बेचारे। आज भी एक की नहीं हुई। और हुई तो किनकी की कि जो चोर थे, जो डिफॉल्टर थे, उनके खाते बंद कर दिए। 50,000 करोड़ वो कहते हैं कि हमने किसान का माफ किया। बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। याद है विदुड़ी जी? एक क्लिक दबाते मोदी जी, तब देश के किसान के खाते में 18,000 करोड़ रुपया जाता है। और अब तक कुल मिलाकर के 5 बार ऐसे क्लिक दबा चुके हैं। 90,000 करोड़ रुपया देश के किसान के खाते में पहुंच गया। वो 50,000 पहुंचे थे, 10 साल में 50,000 थे, यहां 2 साल में 90,000।
90,000 करोड़ रुपया। मुझे बताइए कि 10 साल तक देश की सरकार चलेगी, 10 साल आगे आने वाले साल में अगर मैं 10 के साल के हिसाब से गिनती करूं तो देश के किसान के खाते में 7,80,000 करोड़ रुपए जाएंगे। 50,000 ज्यादा है, 7,80,000 करोड़ ज्यादा। स्वामीनाथन शाह की रिपोर्ट के एक एक बिंदु पे अगर किसी ने काम किया तो वो मोदी जी की सरकार ने काम किया। हमने 201 में से 200 रिकमेंडेशन मान करके काम किया। और ये मैं नहीं कहता, ये वो स्वामीनाथन जिसने रिपोर्ट बनाई थी, उसने खुद ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इंटरव्यू देकर के लिखा कि पहली बार मुझे लगता है कि इस देश में किसान और कृषि क्षेत्र की चिंता करने और उसमें बदलाव करने वाली सरकार आई है। ये स्वामीनाथन खुद कहते। अपनी अनुशंसा पे अगर सरकार काम करे तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट अनुशंसा देने वाले को तो उसने स्टडी करके दिया था। ये लोग आज जिस तरह का विलाप कर रहे हैं, जिस तरह से देश को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको स्मरण करना चाहता हूं, ये नया काम नहीं है, ये इनकी आदत बन गई। मोदी जी की सरकार बनते हम नागरिकता संशोधन कानून लाए, सीएए। पूरे देश में आग लगाने की कोशिश की इन्होंने, पूरे देश में। मजहब के आधार पर देश को बांटने की कोशिश की, धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि एक समाज विशेष, एक मजहब विशेष के आदमियों से धर्म पूछा जाएगा, उनसे धर्म पूछने के बाद में उनसे 100 साल पुराने 4 पीढ़ी के कागज मांगे जाएंगे। अगर 4 पीढ़ी का कागज नहीं मिले तो उनको पाकिस्तान भेज देंगे। मेरे एक मित्र हैं, स्कूल में मेरे साथ में पढ़ते थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे राजस्थान में, उनके बेटे एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे, कांग्रेस में बड़े प्रभावी नेता थे, मेवाड़ की तरह के। मैंने उनसे एक दिन, उनकी पत्नी, वो जो मेरे मित्र के पिताजी हैं, उनकी डेथ हो गई, उनकी पत्नी मतलब मेरे मित्र की मां, बूढ़ी अम्मा है, 84-85 साल की, मुझे फोन किया जब सीएए पे बवाल चल रहा था, देश में कोशिश कर रहे थे बवाल पैदा करने की। मुझे उन्होंने फोन किया कि बेटा ये कैसा कानून लेकर के आए। मैंने कहा क्या हुआ अम्मा? तो उन्होंने कहा कि तुमने बेटा, अब तुम सांसद हो गए, ऐसा कैसा कानून बनाया? मैंने कहा हुआ क्या है अम्मा? तो उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा कानून बनाया कि अब हमको अपने वालिदान के कागज देने पड़ेंगे 4 पीढ़ी पुराने। मेरे अब्बा जो है, मेरे पिताजी के पिताजी, वो पाकिस्तान से आए थे, उससे पुराने कागज मेरे पास है नहीं। अब मैं बूढ़ी हो गई हूं और मुझे ऐसा कहा है कि तुम्हारे पास अगर कागज नहीं होंगे तुमको वापस पाकिस्तान भेज देंगे। जिस कानून में कोई जिक्र नहीं था इस विषय का। कानून किसके लिए बना था कि जब देश आजाद हुआ, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो हिंदू रह गए थे, जिनका केवल हिंदू होने के नाते, जैन होने के नाते, बौद्ध होने के नाते, सिख होने के नाते जिनका उत्पीड़न किया जा रहा था, धर्म के आधार पर उनका उत्पीड़न हो रहा था, और वहां की शासन और सत्ता जो है वो आंख मूंद करके बैठी थी। ऐसे लोग जो अपनी बहु बेटियों की इज्जत गंवा करके, बहु बेटियों की इज्जत बचा करके, कल्पना करो जब कानून बन रहा था, मैंने लोकसभा में उस दिन कहा था कि कल्पना करो मेरे क्षेत्र में 25,000 ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी बेटियों को जो है, वो अपनी बेटियों को उनके सामने उसका जो है चीरहरण होते हुए देखा है। कल्पना करो एक बाप 3 बेटियां हैं, उसकी बड़ी बेटी का बाप को मार दिया जाए, मां और 2 छोटी बेटियों के सामने उसकी 16 साल की लड़की को 6 दरिंदे बलात्कार करें और वो मां रोती हुई देखते रहे, उसके कलेजे में से आंसू निकलते, उसको वो हिंदुस्तान छोड़ करके आ जाए, 15 साल तक हिंदुस्तान में नागरिकता का इंतजार करे, उसको सहूलियत देने के लिए कानून बना। इन्होंने उसको जो है चौराहे पर घसीटने का काम किया। ये इनकी आदत बन गई। देश की एयरफोर्स, मैं ज्यादा उदाहरण नहीं, 100 उदाहरण दे सकता हूं आपको। देश की एयरफोर्स जो है वो विमान के लिए तड़प रही थी। 30 साल से देश में नया विमान नहीं आया था। पाकिस्तान लेकर के आ गया F-16, चाइना लेकर के आ गया, चाइना ने 5th जनरेशन हवाई जहाज बना दिए। मेरे एयरफोर्स के लोग दुख पा रहे थे, उनको तकलीफ थी। मोदी जी रफाल लेकर आ गए, इन्होंने कहा कि मोदी जी ने रफाल के सौदे में कबाड़ा कर दिया। सीएजी ने जांच कर ली, सुप्रीम कोर्ट ने जांच कर ली, फिर भी थूक उछालते रहे। देश की जनता ने हिसाब बराबर कर दिया। मैंने फिर अभी आज भी मैंने पत्रकार को कहा, मुझे बात कर रहा था मैं, कि देश की जनता देखती है ये माइक तोड़ने और पेपर फाड़ने और संसद की गरिमा को तार तार करने और किसान को भड़काने की कोशिश करने वालों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे इस देश में। देश का किसान समझता है, और अगर नहीं कहीं थोड़ी अगर कोई गलतफहमी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस बढ़ते हुए देश में, दुनिया को बदलने की ताकत रखने वाले देश में, दुनिया के सबसे तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे
माननीय प्रधानमंत्री जी के इस रास्ते में अवरोध बनने वाले को लोगों को हम बेनकाब करें, उनको नंगा करें। अपने किसान भाइयों को जाकर के समझाएं कि ये किसानों के हिल को भड़काने वाले लोग, ये देश का विरोध करने वाले लोग, वो व्यवस्थाओं में बदलाव में विश्वास नहीं चाहते। वो बिचौलियों के साथ खड़े लोग हैं, वो दलालों के साथ में खड़े लोग हैं। चाहे बोफोर्स की दलाली करने वाला होगा, या कोयले की दलाली करने वाला होगा, या ऑगस्टा वेस्टलैंड की दलाली करने वाला होगा, या 2G स्पेक्ट्रम की दलाली करने वाला होगा, या किसान की दलाली करने वाला होगा, हम इन दलालों को संरक्षण देने वालों को बेनकाब करने की जिम्मेदारी आपकी है। और ये जिम्मेदारी मैं देने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद, खूब अभिनंदन। जय हिंद।